Okay, before going to start the today's topic, that is Kg equation and its physical interpretation, let me recap your yesterday's class. आपके कल के क्लास को थोड़ा सा रिकैप देता हूं। आप लोग जानते हैं कि केजी इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोगों ने कल की क्लास में किया था। द इक्वेशन वाज एक्चुअली वी हैव डिराइव्ड दिस इक्वेशन एलम्बर्सियन ऑपरेटर स्क्वायर माइनस 1/c² del 2 del t2 minus m² c² divided by h² whole psi is equal to 0, where this D'Alembert operator, square of this D'Alembert operator was actually equal to del square minus 1/c². Sorry, equation was actually, this term was not included in D'Alembert operator. Just a minute. This was simply your Kg equation. Kg equation, and where del square was actually equal to this factor, इस टर्म के बराबर था। ठीक है, ध्यान हो अगर आपको। जब हम लोगों ने इसका प्लेन वेव सॉल्यूशन निकाला था, ये भी हम लोगों ने कल की क्लास में किया था, तो यू हैव फाउंड एनर्जी आइगन वैल्यू। क्या निकला था? एनर्जी आइगन वैल्यू E was equal to plus minus under root plus minus under root h cut square c square k square प्लस m स्क्वायर c पावर 4। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो मास है, मास है, ये रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दिस कुछ बुक में आप इसको m की जगह पर m नॉट पाएंगे। डेफिनेटली दिस इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ वैल्यू आई थी, और इसका इंटरप्रिटेशन, दिस वाज एक्चुअली लिमिटेशन ऑफ दिस क्लेन गॉर्डन इक्वेशन। फर्दर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन होंगी क्लेन गॉर्डन इक्वेशन की। एक तो ये पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू ऑफ द एनर्जी आइगन वैल्यू, इन दोनों लिमिटेशन को दूर किया जाएगा फर्दर जब आप डिराक इक्वेशन की स्टडी करेंगे। तो डिराक एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ डिराक इक्वेशन lies behind the shortcomings or limitation of क्लेन गॉर्डन इक्वेशन। तो बहुत ध्यान से इन चीजों को समझिएगा। इसका इंटरप्रिटेशन एक बार और मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, अगर क्लासिकल फिजिक्स में इंटरप्रिटेशन इस एनर्जी आइगन वैल्यू की पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू दोनों आती है, तो हम लोग सीधे ये कहते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, वाइल नेगेटिव वैल्यू को आप लोग छोड़ देते हैं और उसका एक इंटरप्रिटेशन देते हैं कि व्हाई दिस नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। फ्री पार्टिकल प्रॉब्लम है। वास्तव में ये जो केजी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट दिस इक्वेशन इज एक्चुअली the Schrodinger's relativistic equation. This is Schrodinger's relativistic Schrodinger equation for free particle. ध्यान रखिएगा कि Kg equation is nothing but Kg equation is actually, ये आपके सिलेबस में भी जब आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो क्लेन गॉर्डन इक्वेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है, इट इज रिलेटिविस्टिक
relativistic Schrodinger equation. Mean Schrodinger equation for relativistic free particle. Relativistic Schrodinger equation for free particle. For free particle is nothing but this is known as free particle is actually called, this is called Cage equation, Klein Gordon equation. अब इस क्लेन गॉर्डन इक्वेशन के आप लोग क्लीन गॉर्डन इक्वेशन के जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात आप करेंगे, इक्वेशन तो रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल इज नथिंग बट दिस इज केजी इक्वेशन एंड केजी इक्वेशन इज रिटन बाय दिस इक्वेशन. वी हैव अर्लियर डिराइव्ड दिस इक्वेशन. हम लोगों ने इसका पहले डेरिवेशन कर लिया है और इसका प्लेन वेव सोल्यूशन जब मैं आप लोगों को बता रहा था तो एनर्जी आइगन वैल्यू इस इक्वेशन से ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आती हैं. क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू फ्री पार्टिकल है. फ्री पार्टिकल का थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन से पार्टिकल फ्री पार्टिकल कहलाते हैं. पार्टिकल है ओनली काइनेटिक एनर्जी. पार्टिकल के पास अगर केवल काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो, ओनली काइनेटिक एनर्जी अगर है तो ऐसे पार्टिकल को फ्री पार्टिकल बोला जाता है. ठीक है. अब ये फ्री पार्टिकल की वेलोसिटी अगर लाइट के वेलोसिटी के ऑर्डर की है तो ये रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल कहलाएगा. बस ये अंतर होता है. अगर इसकी वेलोसिटी वेरी वेरी लेस देन c है then you will use your simple normal Schrodinger equation, but when velocity of free particle will be order of the speed of light or velocity of light, then definitely you must have to use relativistic Schrodinger equation, that is Klein Gordon equation. So as far as the solution of the energy eigen of this equation, एनर्जी आइगन वैल्यू जो क्लीन गार्डन इक्वेशन की आती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब क्वांटम मैकेनिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू में से केवल पॉजिटिव वैल्यू अगर आप लेंगे तो एनर्जी जो वेव फंक्शन होगा उसकी कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होगी. ठीक है. in order to be your wave function completeness property, अगर उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटनेस, क्योंकि वेव फंक्शन आप जानते हैं कि वेव फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन इज दैट इट मस्ट बी इट फॉलो कंप्लीटनेस, प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीटनेस. वो तभी पॉसिबल है जब एनर्जी की पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू को आप कंसीडर करें. तो क्वांटम मैकेनिक्स में केवल ये कहना कि एनर्जी पॉजिटिव होगी नेगेटिव नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन एनर्जी आइगन वैल्यू का विल बी डेफिनेटली इनकरेक्ट. क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि अगर आप इसको लेंगे तो एनर्जी का कंप्लीट सेट, यानी एनर्जी का कंप्लीट सेट ना आना वेव फंक्शन के कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को वायलेट करेगा, यानी आपका जो वेव फंक्शन है वही अप्रोप्रिएट नहीं है. Mean wave function associated with free particle is not appropriate. It means equation आपका incorrect है. तो ध्यान रखिएगा, इस कमी को दूर करेंगे आगे. डिराक इस पॉजिटिव और निगेटिव साइन क्यों कंसीडर किया जाता है ये आगे चल करके जब आप डिराक इक्वेशन डिराइव करेंगे तो ये प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी, ये लिमिटेशन रिमूव हो जाएगी. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ केजी इक्वेशन जिसको आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. ये कुछ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड है टर्म, और इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है उसे हम देखते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं कि ये इक्वेशन की दूसरी कौन सी लिमिट है. किस इक्वेशन की? केजी इक्वेशन की. पहली तो एनर्जी आइगन वैल्यू का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आना एंड देन क्लासिकली इसको केवल पॉजिटिव एनर्जी कंसीडर करना वाज एक्चुअली एन एररनियस कांसेप्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है. क्वांटम मैकेनिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू टेकिंग ओनली पॉजिटिव एनर्जी आइगन वैल्यू. Either you take both, you must have to take both positive as well as energy eigenvalue in order to make your wave function complete.
property of completeness will obey by the wave function. So let us consider, or let us start for the interpretation of second anomaly of this KG equation. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा. देखिए, हेलो, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए. ये क्लास डिस्टर्ब होगी बेटा, ठीक है. चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं. लेट अस राइट क्लीन गॉर्डन इक्वेशन. फर्स्ट, दिस इज del 2 minus 1 by c square del 2 del t2 minus m square c square by h cut square, sorry, psi is equal to 0. This is your KG equation. You have derived it earlier. ठीक. अब इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली देखिए, इसमें क्या करने जा रहे हैं. द इक्वेशन इट कैन बी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है कुछ इसमें, जिसको हम लोग करेंगे, एंड फाइनली वी विल गेट अ क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी. तो इसमें काफ़ी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, उसको हम लोग करते हैं. देखिए, del 2, further this equation can be written like this, minus 1 by c square del 2 psi del t2 minus m square c square by h cut square psi is equal to 0. This is, put it equation number 1. इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखिए आप. this is equation number 1. and now you take the complex conjugate of it. मैंने पहले ही बोल दिया, कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना है, इक्वेशन को एक स्पेशल फॉर्म में ले आना है, एंड देन वी हैव टू इंटरप्रेट इट. एक्चुअली जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है वो आप लोग जानते हैं, इट इज नथिंग बट दिस इज इट इज एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन, कोई भी क्वांटिटी को कंजर्व दिखाने के लिए आप लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करते हैं. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हियर इन केस ऑफ फ्री पार्टिकल, चार्ज, अगर चार्ज फ्री पार्टिकल है तो आप उसको बोल सकते हैं दिस इज एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. राइट, सो टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस इक्वेशन, साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, या इस इक्वेशन का टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इट, of equation number 1, we will get what? Del 2 psi star minus 1 by c square del 2 psi star del t2 minus m square c square h cut square psi star. This is equal to 0, equation number 2. राइट, दिस इज इक्वेशन. सिंपली कुछ नहीं, जहां पर साई है वहां पे साई स्टार लिख दिया आपने. दिस इज इन प्लेस ऑफ साई. अगर ये आपका साई जो है इमेजिनरी वेव फंक्शन है, देन यू कैन कंसीडर साई दोनों हो सकता है, इट कैन बी रियल एज वेल एज इमेजिनरी. सो टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन नंबर 1, यू हैव इक्वेशन नंबर 2. नाउ अनदर मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए साई स्टार से थ्रू आउट दिस इक्वेशन.
you multiply this equation by psi star and इक्वेशन नंबर 2 by psi, इसको psi से मल्टीप्लाई कर दीजिए दिस इक्वेशन बोथ साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड 0 है तो मल्टीप्लाइंग दिस इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लिख दीजिएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 by psi star and इक्वेशन नंबर 2 by psi and subtracting equation number 2 from equation number 1 after multiplying, right? After multiplying equation number 1 by psi star and equation number 2 by psi and then subtracting this equation 2 from equation number 1, what we will get, हमें मिलेगा क्या, देखिए ये आप ये लिख दीजिएगा आप, सब्सट्रैक्टिंग subtracting two from 1 after multiplication by psi, तो you will get psi star del 2 psi minus psi del 2 psi स्टार, देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से फर्स्ट में से सेकंड, ये आप फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं, तो दिस इज psi स्टार del 2 psi, फर्स्ट टर्म ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट टर्म ये माइनस psi del 2 psi स्टार, एक टर्म तो ये हो गया, माइनस दूसरा टर्म देखिए 1 by c स्क्वायर, यहां से कॉमन ले लीजिए, psi स्टार del 2 psi del t2 माइनस psi del 2 psi स्टार del t2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्दर इसको और आगे बढ़ाते हैं, इस इक्वेशन को फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल डॉट अंडर ब्रैकेट psi स्टार del psi माइनस psi del psi स्टार, माइनस 1 by c स्क्वायर del over del t अंडर ब्रैकेट psi स्टार del psi by del t माइनस del psi स्टार by del t into psi ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जो ब्रैकेट वाले टर्म आए हैं ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, और इस टर्म को अगर हम लोग
थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे। कैसे? जैसे दिस इज नथिंग बट दिस इज साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। इस टर्म में अगर हम लोग एक क्वांटिटी एच कट डिवाइडेड बाई ट्वाइस आयोडा एम का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये क्वांटिटी बेसिकली करंट डेंसिटी बन जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। ये क्वांटिटी का नाम आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी में इसको जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं एस वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एंड दिस इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। ये पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है। ठीक है, इट इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो ये अब इस इक्वेशन में बेसिकली हम यही काम करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर से। और दूसरा टर्म देखिए, ये टर्म तो आपका करंट डेंसिटी बन जाएगा, करंट डेंसिटी इक्विवेलेंट टू करंट डेंसिटी। व्हाइल सेकेंड टर्म जब इस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर ब्रैकेट जो सेकेंड टर्म है अलोंग विद दिस 1/c², ये वैल्यू क्या होगा, इसे भी बहुत ध्यान से देखिए आप। ये क्वांटिटी सेकेंड ब्रैकेट की क्वांटिटी देखिए, साई स्टार डेल साई इस निगेटिव साइन को, एक मिनट, ये टर्म आप पहले लिख लीजिए, साई स्टार की जगह पर ये साई, इसको पॉजिटिव कर लीजिए। जस्ट ए मिनट। इस टर्म को अगर पॉजिटिव करेंगे तो ये टर्म पहले आ जाएगा, यानी साई साई डेल साई स्टार ओवर डेल टी माइनस साई स्टार डेल साई बाई डेल टी अलॉन्ग विथ, ये तो अंडर ब्रैकेट क्वांटिटी की वैल्यू है, और साथ ही साथ आपने मल्टीप्लाई किया है h ओवर ट्वाइस आई एम, और 1/c² ऑलरेडी है। तो दिस टर्म इज नथिंग बट दिस इज प्रोबेबिलिटी, दिस इज पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, PRT, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन का कुछ नाम रख दीजिए आप, इक्वेशन 1 2 था तो इसको इक्वेशन नंबर 3, एंड मल्टीप्लाइंग इट, यहाँ पर लिखेंगे अनदर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, दैट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाई अ फैक्टर h डिवाइडेड बाई ट्वाइस आई एम। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्वांटिटी, अब ये इक्वेशन आपका आएगा डेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, डेल डॉट, इस क्वांटिटी को आप मान रहे हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज SRT, ये आपकी करंट डेंसिटी है, प्लस ये साइन देखिए पॉजिटिव हो गया है क्योंकि ये मैंने ब्रैकेट से बाहर लिया है, तो दिस विल बी प्लस ऑफ डेल ओवर, ये इक्वेशन अब हो गया देखिए, डेल ओवर डेल टी ऑफ दिस क्वांटिटी अलॉन्ग विथ दिस, ये पूरा, इसको आप लोग बोल रहे हैं PRT। राइट, दिस इज डॉट प्रोडक्ट विथ डेल वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए। आप लोग अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाला जो पेपर होगा आप लोगों का, उसमें डेफिनेटली पढ़ा होगा ऐसा इक्वेशन, डेल डॉट जे प्लस डेल ओवर डेल टी ऑफ रो,
ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी होता था, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही फेमस रिलेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का, ईएम थ्योरी का बहुत ही फेमस रिलेशन है, एंड दिस रिलेशन इज एक्चुअली नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये इक्वेशन बिल्कुल वैसा ही आ गया जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब जब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की फॉर्म का इक्वेशन आ गया, तो ये जो क्वांटिटी है आपकी, इस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी तो इन दोनों में, जैसे ये इक्वेशन बेसिकली नॉन रिलेटिविस्टिक केस का इक्वेशन है, जबकि ये इक्वेशन आपका रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है फॉर फ्री चार्ज पार्टिकल। अगर आप इसको चार्ज फ्री पार्टिकल मान लें तो इसको एस आर टी, इस फैक्टर, इस फंक्शन को डेफिनेटली आपको करंट डेंसिटी मानना होगा, और ये होता भी है करंट डेंसिटी के इक्विवेलेंट, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आती है कि अगर आप रिलेटिविस्टिक वेव मैकेनिक्स में इसको पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी माने, क्योंकि ये इक्वेशन बेसिकली इक्वेशन इस इक्वेशन के सिमिलर है। यहां पर बात हो रही है चार्ज की, चार्ज, मूविंग चार्ज पार्टिकल की करंट डेंसिटी है और चार्ज डेंसिटी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विल बी फॉलो हियर इन दिस इक्वेशन, एज वेल एज जब चार्ज कंजर्व होगा एनर्जी विल आल्सो बी कंजर्व। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विल डेफिनेटली बी ओबे हियर इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या चीज होगा, दिस इक्वेशन इज फॉर फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होगी, वेव से एसोसिएटेड एक वेव फंक्शन होगा, और उस वेव फंक्शन से एसोसिएटेड एक पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी, वो भी कंजर्व होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर वो कंजर्व है तो इस सेकेंड टर्म को हम पी आर टी को, जो जिसकी वैल्यू ये लिखी हुई है पी आर टी, दिस इज पी आर टी, इसको जरा हम लोग एनालिसिस करेंगे इसकी, कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है, ठीक है। अगर ये प्रोबेबिलिटी, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए इस फैक्टर की वैल्यू, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू आनी चाहिए। इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी आप देखेंगे कि इस फैक्टर को जब हम लोग फर्दर एनालिसिस करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस फैक्टर, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मान रहे हैं, इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ। इसकी वैल्यू डेफिनेटली ऑलवेज केवल पॉजिटिव होनी चाहिए, निगेटिव वैल्यू का तो कोई मतलब ही नहीं होता। इसका मतलब ये जो इक्वेशन आपने ऑब्टेन किया है दैट इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, ये टर्म जिसको आप पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, ये पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं होगी, ये कुछ और है क्वांटिटी। तो इस क्वांटिटी का क्या नाम दिया जाए, इसका मतलब ये इक्वेशन भी इनकरेक्ट होगा। इसके करेक्शन के लिए फिर पाउलीज एंड वेस्कॉफ ने इस इक्वेशन को करेक्ट किया था आफ्टर द डिस्कवरी 7 इयर्स ऑफ द डिस्कवरी ऑफ दिस इक्वेशन इन 1934 में। वो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करता हूं। सबसे पहले देखा जाए ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है और इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है ना। तो अब ये जो पी आर टी है, पी आर टी, दिस इज नथिंग बट दिस इज, ये किस वैल्यू को आपने पी आर टी माना था, दिस इज एच कट डिवाइडेड बाई ट्वाइस आई एम सी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट साई डेल साई स्टार बाई डेल टी माइनस साई स्टार डेल साई बाई डेल टी। इस फैक्टर को आपने, ये होना चाहिए इक्वेशन, अगर आपने फॉर रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन लिखा है फॉर ए फ्री पार्टिकल, तो डेफिनेटली ये होना चाहिए पोजीशन, दिस मस्ट बी इक्वल टू पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो हम चेक करेंगे क्या वास्तव में ये
पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है ये पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अभी आप देखेंगे कि ये वास्तव में पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं है, इसका मतलब आप उसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी नहीं कह सकते। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे बनेगा, इसको मैंने बताया, दो साइंटिस्ट का नाम लिया मैंने, आपने पाउलीज एंड बेस्कॉफ। ये मॉडिफिकेशन करते हैं इस इक्वेशन में। किस इक्वेशन में? ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो आपने अभी ऑब्टेन किया है बाय सम मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस अप्लाइंग ऑन केजी इक्वेशन। केजी इक्वेशन पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके जो आपने ये पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑब्टेन की है, इस इक्वेशन को इन ऑर्डर टू मेक दिस इक्वेशन कंसिस्टेंट, ये इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये इस क्वांटिटी का क्या नाम दिया जाए कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, इस काम को बेसिकली पाउलीज और वेस्कॉफ ने किया था 1934 में। ठीक है, तो सबसे पहले इस वैल्यू को हम लोग जरा कैलकुलेट करते हैं, और ये वैल्यू वी विल गेट दिस वैल्यू 1/2 mc²। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं h कट i, ये अंदर इस ब्रैकेट के अंदर इसको ले जा रहा हूं, तो वी कैन राइट इट दिस। इसको देखिए, थोड़ा सा आप इसे एडजस्ट करेंगे, माइनस ऑफ आई एच कट, आई से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, आई स्क्वायर आयोडा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ आई कट डेल साई स्टार ओवर डेल टी, ये वैल्यू एक साथ ले लूंगा मैं, एंड साई बच जाएगा, ये साई माइनस साई स्टार। यहां पर देखिए, इस माइनस साइन को हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं, आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई, आई हो जाएगा, यहाँ पर केवल आई बचेगा, और ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, यहाँ साइन हो जाएगा प्लस, तो दिस इज योर साई स्टार डेल, अब आई एच कट हो गया डेल साई बाई डेल टी। ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एनर्जी ऑपरेटर, हम लोग जानते हैं कि ये एनर्जी ऑपरेटर की फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो 1/2 mc², ये फैक्टर कांस्टेंट है आउटसाइड द ब्रैकेट। इनसाइड ब्रैकेट ये देखिए, ये फैक्टर किसके बराबर है? दिस इज नथिंग बट दिस इज ई। देखिए, आई एच कट निगेटिव साइन के साथ, विद निगेटिव साइन के साथ, ये ई साई स्टार का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, मतलब दिस इज नथिंग बट दिस इज दिस साई प्लस साई स्टार, और ये जो अंडर ब्रैकेट में वैल्यू है दिस इज ई, सिंपली ई साई, राइट। तो देखिए, दिस कैन फर्दर रिटन लाइक दिस 1/2 mc²। ये ऑपरेटर फॉर्म में एनर्जी की वैल्यू हमने लिख दी ई साई स्टार, इट कैन बी रिटन ई, यहाँ पे कांस्टेंट, ये दोनों फैक्टर देखिए, साई स्टार साई, साई स्टार साई, ई, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन मैथमेटिकली ट्वाइस ऑफ ई साई स्टार साई, 2 से 2 कैंसिल, ई कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, ई डिवाइडेड बाय mc², एंड दिस इज साई स्टार साई। साई स्टार साई क्या होता है ये भी आपको पता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब देखिए, ये आप लोग इसको पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मानकर चले थे, PRT, और इसकी वैल्यू आ गई ये, इसमें ई आप लोग जानते हैं कि ई की वैल्यू जो होती है, ई, अभी इससे पहले एनर्जी आइगन वैल्यू, इट इज बोथ पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ अंडर रूट p² c² प्लस m0, इसकी वैल्यू ये होती है, ध्यान करें आप लोग, दिस इज नथिंग बट दिस इज प्लस माइनस
आप पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम, दैट इज एम नॉट भी लिख सकते हो, सी पावर 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। इसका मतलब पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, निगेटिव वैल्यू तो इसकी कभी पॉसिबल नहीं है, पीआरटी इज नॉट, ये हमेशा डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑल ऑफ यू नो दैट प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 0 एंड 1, सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ऐसा नहीं है तो यू कैनॉट कंसीडर दिस क्वांटिटी एज ए पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये देखिए सेकेंड प्रॉब्लम जो कि लिमिटेशन बनी केजी इक्वेशन की, इट विल बी फर्दर रिमूव्ड बाय डिराक इक्वेशन। डिराक इक्वेशन जब आप डिराइव करेंगे तो आप देखेंगे ये जो दोनों कमियां, एक एनर्जी आइगन वैल्यू का प्लस माइनस होना और साथ ही साथ पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का निगेटिव मिलना, ये दोनों रिमूव होगा। कैसे? इसको फर्दर इसके रिमूवल के लिए देखिए थोड़ा सा पाउलिस और वेस्कॉफ ने भी काम किया था। वो क्या काम किया था इन्होंने इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बेसिकली ये बोला कि यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन में, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। तो जो ई होगा जब आप पी से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये चार्ज डिस्चार्ज कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव फ्री पार्टिकल के लिए जैसे प्रोटॉन है उसके लिए ई की वैल्यू पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ई की वैल्यू निगेटिव होगा। अब ये क्वांटिटी जो है इक्वेशन आपका, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी इक्वेशन में कि हम इसे पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं मान सकते, जैसे आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या मिला था, दिस इज डेल डॉट एस आर टी प्लस डेल ओवर डेल टी ऑफ पी पी आर टी, ये इक्वेशन मिला था। तो इस इक्वेशन में बेसिकली del over del t of this factor is equal to 0. So this equation ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि this is not probability current density, but अगर आप this is not position probability density, अगर इसको आप E से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी E से मल्टीप्लाई होगा। अब ये इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब इसकी ये जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू इट कैन बी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव, इसकी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू हो सकती है। अब ये जो निगेटिव आने पे जो प्रॉब्लम हो रही थी, ये निगेटिव आने पे ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, और ये चीज हो गया आपका, ये तो बन गया करंट डेंसिटी, और ये फैक्टर बन गया चार्ज डेंसिटी। ठीक है। और अब ये इक्वेशन बिल्कुल, ये जो आपने अपने ईएम थ्योरी में डेल डॉट जे प्लस डेल रो ओवर डेल टी, इस इक्वेशन के बिल्कुल सिमिलर हो गया। अब ये इक्वेशन, इसको किसने किया था, इसमें मॉडिफिकेशन, पहला मॉडिफिकेशन आया था पाउलिस एंड वेस्का। in the year 1934। ठीक है। तो देखिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस, नंबर 1 एनर्जी आइगन वैल्यू का पॉजिटिव और निगेटिव आना, एंड सेकंड पीआरटी की वैल्यू का निगेटिव आना। ठीक है। पीआरटी क्या चीज है, पीआरटी इज एक्चुअली पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और प्रोबेबिलिटी जहां भी आ गया, ये प्रोबेबिलिटी हमेशा डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो इसका पहला अटेम्प्ट इस इक्वेशन के इस करेक्शन में पहला अटेम्प्ट था जो वो पाउलिस एंड वेस्कैप का था, और इस इक्वेशन में उन्होंने बोला था कि ये इक्वेशन की जो फॉर्म, एग्जैक्ट फॉर्म होनी चाहिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पी ओनली, इट मस्ट बी इक्वल टू ईपी। इसको ईपी कर दीजिए, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको,
चार्ज से, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो निगेटिव हो जाएगा, ये कोई भी चार्ज है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, पार्टिकल में भी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये प्रॉब्लम रिमूव होगी, और ये क्वांटिटी उस समय पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को ना रिप्रेजेंट करके किसको रिप्रेजेंट करेगी, चार्ज डेंसिटी को, एंड देन ये करंट डेंसिटी हो जाएगा आपका, एंड फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगा फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए। ये इक्वेशन रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल के लिए ये आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगा, ठीक है। यहां तक अब आप लोग कुछ इसमें पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन